दोस्तों, इजराइल यही चाहता था कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम न बना पाए, लेकिन को ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी हमले ने इजराइल पर एक और संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि रूस अब राजी हो गया है ईरान को परमाणु बम देने के लिए। रूस ने ये कह दिया है कि वो और उसके जैसे कई देश ईरान को परमाणु बम देंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इजराइल को अमेरिकी मदद भारी पड़ गई, इजराइल के लिए नया संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि ईरान ने अब अपने हमले इजराइल पर और तेज कर दिए हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी कार्रवाई पर अब बहुत सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार उरूस खान साहब हैं। उरूस खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। उरूस जी, ये बताएं कि इजराइल जो नहीं चाहता था वही होता हुआ दिख रहा है। रूस ने अब ये बात कह दी है कि हम ईरान को परमाणु बम देंगे। अब आगे क्या? देखिए, जिस वक्त इन्होंने यूएस ने जब स्ट्राइक करी थी फोर्दो के ऊपर, नातांज पर, और जो 3 इनके इलाके थे जिसको इस्फहान, इन्होंने फोर्दो न्यूक्लियर और साइट बताया नातांज। था। जी, तो इस्फहान और फोर्दो और नातांज, देखिए कोई भी ऐसी वॉर सिचुएशन में और कॉन्फ्लिक्ट्स जब चलते हैं तो खास करके उस वक्त तो इंटेलिजेंस बिल्कुल भी कंट्री की कमजोरी नहीं दिखाती है, और ना ही कंट्री इंटेलिजेंस की कमजोरी को बर्दाश्त करेगी। तो होता क्या था कि अब ये स्ट्राइक करने वाले थे, ऐसा तो नहीं ईरान बच्चा बना हुआ है कि नहीं यहाँ पे तो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जब ईरान अपने फुल पावर लगाए हुए है तो ये भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या ऐसे में पब्लिक भी ये चीज समझती है, बहुत ही इजी चीज है, तो कोई यूरेनियम तो ऐसी जगह पे नहीं रखेगा खुले में अब, जो बहुत ही मतलब बहुत अप्रोचेबल हो, बहुत एक्सेसिबल हो, कोई भी मिसाइल आकर के हिट कर जाए और यूरेनियम लीक कर जाए। हालांकि इन्होंने स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद और इन्होंने एक ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमने वहां पर इनका न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्रक कर दिया है। और जब ये पहुंचे हैं ट्रम्प वापस अमेरिका, तो अमेरिका में मीडिया ने इनका हार्दिक स्वागत किया और इनसे पूछा कि क्या अब लगता है कि आपने स्ट्राइक किया है तो आपकी जो इंटेलिजेंस थी वो तो कुछ और बता रही थी। तो उन्होंने कहा क्या बता रही थी मेरी इंटेलिजेंस? इनकी इंटेलिजेंस हेड जो थी तुलसी गबार्ड ने कुछ और स्टेटमेंट दे दिया था मीडिया में आकर के, और इन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिया। 2 कॉन्ट्रडिक्शन हुए थे बीच में बराबर के। अब ईरान ने क्या किया था, पहले से वहां से यूरेनियम उसने हटा दिया था अपना, ठीक है। हालांकि फोर्दो का ये नाम ले रहे हैं, वो जगह फोर्दो से 120-130 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पे इन्होंने स्ट्राइक करी थी एग्जैक्टली। और इनका स्टेल्थ बॉम्बर वहां से लौटा भी नहीं था अमेरिका से। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या, मैंने पहले बताया था कि उस वक्त मीटिंग चलने शुरू हो गई थी। रशिया ने इमीडिएट एक्शन लिया और 600 टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट अपने रशिया ने ईरान में तैनात कर दिए, अपने भेज दिए रशिया ने। एक बड़ा एक्शन लिया है ये। अब क्योंकि रशिया वहां पर मिलिट्री के साथ पहुंचे हैं, वो साइंटिस्ट रशियन मिलिट्री के साथ पहुंचे हैं और रशियन सिक्योरिटी में पहुंचे हैं, तो अब वहां पर अच्छी खासी स्पेस रशिया को दे दी ईरान ने। अब वो एक एयरबेस भी है पूरा रशिया के हाथ में वहां पर। तो अब यूएस दोबारा तो स्ट्राइक कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पर स्ट्राइक करना दोबारा से, उन जगहों पर स्ट्राइक करना दोबारा से, और अभी हाल में खबर है कि इजराइल ने दोबारा से उन साइट्स के ऊपर स्ट्राइक करी है, जबकि वो साइट्स पर नहीं, वो साइट से 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पर है वो जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वहां पर। हालांकि ठीक है, तो 2 चीजों से एकदम ही क्लियर है जनता के सामने कि यूरेनियम तो बार लीक बार होने उसी से रहा। जगह पर हमले किए जा रहे हैं। जैसे इजराइल ने पहले इन 3 जगहों पर, फोर्दो, इस्फहान और नातांज पर हमले किए, उसके बाद फिर अमेरिका ने वहीं पर हमले किए और फिर इजराइल वहीं पर हमले कर रहा है। कुछ हासिल तो हो नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि नहीं, इनके एईआई जो है इनके, उन्होंने खुद कह दिया है कि ये जो हमले हैं ये बिल्कुल बेकार के हैं, इन हमलों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्षति नहीं हुई है। इससे पहले अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी ये दावा किया कि कोई परमाणु लीकेज नहीं हुआ है, कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। तो किया क्या है अमेरिका ने? देखिए जिस जगह पे ये हमले हो रहे हैं वो बंजर जमीन है, बहुत दूर दूर तक वहां पर कुछ भी नहीं है। वो एक लैंडस्केप है, खाली है, पड़ा हुआ, और उस पर ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, इजराइल इस वक्त डर रहा है रेजिडेंशियल एरियाज में स्ट्राइक करते हुए तेहरान की। वो इस वजह से क्योंकि वो ये जानता है कि उसकी एक स्ट्राइक से पलट करके ईरान 100 स्ट्राइक करेगा इनकी जगह पर। तो इजराइल से ये चीज तो साबित हो गई है कि इजराइल, अमेरिका अमेरिका इस चीज से भयभीत है ईरान के।
इस पलटवार से। दूसरी तरफ चाइना और रशिया में जिस वक़्त मीट हो रही थी, तो चाइना और रशिया में ये होता कि मैं मीडिया है, चाइना ने पूरी स्टेट मीडिया हैंडल कर रखी है, रशिया और ईरान और उसकी चाइना ने अपनी खुद की। ये हालाँकि ईरान के साथ में जो खुले हुए मुल्क हैं वो हैं यमन है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, ईरान है, कुछ ये जो कमज़ोर बेल्ट है कही जाती है। बड़ों के सामने ये कमज़ोर बेल्ट कही जाती है। बैकिंग में ईरान है और बैकिंग में रशिया है, चाइना है, टर्की है और बड़े-बड़े मुल्क भी और भी हैं। ये सब बैकिंग में भी हैं। दूसरी तरफ आप देखती हैं कि रियाद वाले एयरबेसेस को खाली करा लिया जाता है सऊदी अरब में और रियाद वाले खाली एयरबेसेस को खाली कराने के बाद वहाँ की एयर स्पेस को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर दिया जाता है। मैंने जैसे बताया था, तो अब कुछ बीच में सऊदी अरब में क्या हो रहा है, ये चीज़ें तो मीडिया की वहाँ की लीक नहीं करेगी मीडिया, क्योंकि मीडिया को वहाँ का अंजाम पता है कि वो लीक करेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया गया है। अब ईरान इन पर दुगना भारी पड़ रहा है। तेल अवीव पे अभी 10 मिनट पहले फ्रेश एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, 120 स्ट्राइक करी है। हाँ, इज़राइल इसकी खिसियाहट मिटाने के लिए जो शती के रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए थे, जो जबलिया के रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए थे, उसके ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है पलट करके। तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आई हैं कि पूरे-पूरे रेफ्यूजी कैंप्स उड़ा दिए हैं इन्होंने वहाँ पर तो और क्या ये कहा जा तकरीबन सकता है कि इज़राइल को अमेरिकी मदद भारी पड़ रही है? काफ़ी भारी पड़ रही है। भारी नहीं, ईरान को काफ़ी और भारी पड़ रही है। उकसा मैंने रही ये है बात कही थी। और इज़राइल को तबाह करने के ईरान तो इस तरीके वक़्त ईरान अपना रहा है। जी, ईरान प्रोवोकिंग कर रहा है अब इज़राइल के लिए। प्रोवोक कर रहा है, ऐसी जगह पर मिसाइलें दाग रहा है, ऐसी जगह पर रॉकेट दाग रहा है। देखिए ईरान जहाँ फ्री हैंड है और उसने कल जब ये स्ट्राइक हुई है उसके बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया था। हमने उससे पहले ये बात कही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसकी बैकिंग है, उसका बैकयार्ड है पूरा और उसके लिए एक बैकबोन का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ देखिए वर्ल्ड का पूरा चौराहा है कि सारी कंटेनर्स और सारे कॉरिडोर्स वही है। वो एक कॉरिडोर है, समझ लीजिए ट्रेड कॉरिडोर है। वो बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया का ग्लोबल स्टॉक लॉस होना। ठीक है, तो ईरान ने कुछ घंटे के लिए बंद किया था, तो वहाँ अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो धड़ा-धड़ा करके नीचे आ गया था। ठीक है, वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई थी, अमेरिका की जनता और न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजेलिस से लेकर के और फ्लोरिडा से लेकर के हर जगह सड़कों के ऊपर प्रदर्शन होना शुरू हो गए थे। तो वो जो अमेरिकन स्ट्राइक्स थी, अमेरिका ने किया था, वहाँ की गवर्नमेंट को तो वैसे ही भारी पड़ गया। दूसरी तरफ इज़राइल को ये भी भारी पड़ गया कि इज़राइल ने ये जो मदद ली थी, क्योंकि इज़राइल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया तो यूरोपियन यूनियन जितना पावर है वो ये लगा करके इज़राइल को ऊपर लगा देगा कि तुम अब डेस्केलेट करो वॉर को। और ये बात अच्छे से ईरान समझता है, इसलिए ईरान अपनी बातों को अब अपने जो वॉर्स है, अपने जो अटैक्स हैं उसको कंटिन्यू रखे हुए और ईरान आगे भी कंटिन्यू रखेगा। देखिए मैंने हाइफा का नाम लिया था और हाइफा पे ही सबसे ज़्यादा मिसाइल्स दागी हैं। उस स्ट्राइक के बाद हाइफा पे ही सबसे ज्यादा मिसाइल दागी। अब मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, अब हाइफा के रिसर्च सेंटर्स टारगेट पर हैं पूरे। जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स जितने भी, वो सब ईरान के टारगेट पर हैं और ये बात हो ये बात तो बिल्कुल वाजिब कही, क्योंकि जो आपने कहा वही सब कुछ होता हुआ दिख रहा है और यही कारण है कि लगातार हम आपको चर्चा पर बिठा रहे हैं और आपसे जानकारियां हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको बड़ी भीतरी जानकारी है। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में हम जानेंगे कि इसका ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझना है, जो इनके रूस के रक्षा मंत्री जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उन्होंने ये जो बात कही है कि हमारे जैसे और भी कई देश हैं जो ईरान को परमाणु बम देने के लिए तैयार हैं। तो रूस तो तैयार है, और कौन से देश हैं जो साथ में ईरान के खड़े होने वाले और परमाणु बम की मदद करने वाले? अच्छा जी, चाइना है और रूस ने हमारे जैसे कहा है, तो हमारे जैसे में नॉर्थ कोरिया आता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया भी आएगा अभी आगे और नॉर्थ कोरिया ने मतलब उसको कंडक्ट भी किया था, वो जो स्ट्राइक्स हुई थी ईरान के ऊपर। नॉर्थ कोरिया भी आएगा, चाइना भी आएगा, फिर उसके अलावा जो अफ्रीकन जितने भी मुल्क हैं उसमें से वो भी आगे आ रहे हैं और ओआईसी के बड़े मुल्कों में नाइजीरिया में इस वक्त जैसे इब्राहिम ट्रेवोर का नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है, तो वो भी ईरान का समर्थन दे रहे हैं। इब्राहिम ट्रेवोर जो वहां कर हैं इस वक्त प्रेसिडेंट है, जो लीडर है। अफ्रीकन कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वक्त ईरान के साथ खुल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर ओआईसी का भी हिस्सा है और ओआईसी में जो बात ईरान ने करी थी जिस वक्त वोटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी समर्थन दिया था, बाकायदा लिखित समर्थन दिया था उसको, ओआईसी को।
तो इसलिए रूस ने जो इशारा किया है वो खुला हुआ इशारा नॉर्थ कोरिया और चाइना को है। अच्छा, ओके। जी। तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मस पर आ जाते हैं कि ये जो इनके पार्लियामेंट में एक अप्रूव हुआ कि ठीक है इसको बंद कर लिया जाएगा, तो इसका ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत में जितनी भी कमोडिटी की सप्लाई है, जैसे क्रूड ऑयल की हम बात कर लेते हैं, तो क्रूड ऑयल का सीधा-सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और क्रूड ऑयल के जो रेट होंगे वो समझिए आसमान छूना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जब सप्लाई लो होगी तो डिमांड हाई होगी, वो सप्लाई एंड डिमांड वाला यहाँ पर कोटेशन फिट हो जाएगा इक्वेशन और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ इम्पैक्ट होगी तो वो। सेकंड नंबर पर आता है गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर आता है सेकंड नंबर पर। फिर उसके बाद कमोडिटीज़ के और भी सारी चीज़ें हैं, जो कि वो सारी हिट होंगी। फिर मिनरल्स की बात आती है तो मिनरल्स भी हिट होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के मेन जो चौराहा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक ऐसी जगह है जहाँ से सारे कॉरिडोर शिप जितने भी कंटेनर्स लेकर के उसी चौराहे से ही निकलते हैं। वो एरिया ही ऐसा है। बीच में काफ़ी सारी जगहों पर ये भी आया था कि इसके एवज़ में दूसरी चीज़ें शिफ्ट करेंगे वो। और दूसरी चीज़ें इसका ऑप्शन तलाश करेंगे यूरोपियन यूनियन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अलावा अभी तक कोई ऑप्शन अगर होता तो दुनिया में डेवलप हो चुका होता, वो गेट सामने होता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान के अंडर में है, ईरान के कब्जे में, इसलिए ही तो आज तक ना यूरोपियन कोई ममालिक, ना ही अमेरिका और ना ही मिडल ईस्ट का कोई भी जो मतलब ईरान के अगेंस्ट में गए थे और मतलब ईरान की बातों से सहमत नहीं थे, उन्होंने ईरान पर कब्जा कर नहीं कर पाए अभी तक के। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस समझिए वर्ल्ड का ट्रेड का चौराहा है जहाँ से सारे शिप होकर के गुजरते हैं बहुत ईज़िली और वो एक वहाँ पर लाइसेंस्ड और वो प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि जब शिप्स गुजरते हैं वहाँ पर तो शिप्स को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। वहाँ पर डेटा एक्सचेंज होता है वहाँ पर और डेटा एक्सचेंज होने के बाद फिर वहाँ से इनका जो क्रू है वो भी चेंज होता है और फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं शिप। अगर ये चीज़ बंद हो जाएगी और जो वहाँ पर बड़े-बड़े गेट्स लगे हुए बंद कर देगा अगर मेरा मिसाल के तौर पर क्योंकि एक अच्छा-सा बड़ा उन्होंने अपना जो अंडर सी रास्ता बना रखा है, अगर वहाँ से बंद कर देता है और मरीन्स बीच में तैनात कर देता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। देखिए ईरान का नेवल भी इस वक़्त स्ट्रॉन्ग है काफ़ी मायने में, बहुत हद तक के। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का बहुत बड़ा सीन है, मैंने शुरू से ही नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का लिया था और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर के ईरान एक्शन में आएगा खुल करके। अच्छा, एक चीज ये भी है कि रूस ने, क्योंकि पूरी दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा 5000 के ऊपर परमाणु बम है वो रशिया ही है और अब रशिया ने कहा है कि वो ईरान का साथ देगा। तो अब रशिया का ये कहना, जब अमेरिका ने हमला किया इसके पहले लगातार रशिया धमकियां दे रहा था कि अगर अमेरिका अपनी नाक घुसाएगा तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तबाही आ जाएगी, और अब खुलकर वो, और आज मीटिंग्स भी हो रही हो ऐसी कि जिसमें इन्होंने बोला है कि परमाणु बम से मदद, परमाणु बम देगा। तो फिर क्या इसके क्या मायने हैं? अब ये लड़ाई और कितनी भीषण होने वाली है और हम विश्व युद्ध के कितने करीब हैं? देखिए, परमाणु बम देने की बात जो इस तरह से करी है क्योंकि उसने अपने पूरे साइंटिस्ट वहाँ भेजे, अपनी टेक्निकल टीम पूरी भेजी, अपने मिलिट्री फोर्स उन्होंने पूछे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे यूरेनियम के और न्यू एटॉमिक एनर्जी के जितने भी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी टीम बना के भेजी। शुरू में 200 भेजे थे पहले उन्होंने 200 का जत्था एक साथ भेजा था, जो कि उन्होंने ग्लोब मास्टर से अपने भेजा था और दोबारा में फिर से उन्होंने मिलिट्री के साथ में काफ़ी सारे लोग भेजे, यानी कि तकरीबन 400 के तकरीबन। तो टोटल वहाँ पे रशियन जो लोग हैं वो 600 लोग हैं। ठीक है, बाकी मिलिट्री की भी है, जो मिलिट्री का इन्होंने कोई भी ब्यौरा मतलब लीक नहीं किया है, ना ही ज़ाहिर किया है कोई स्टेटमेंट ऐसा मिलिट्री के बारे में। मगर जब इस लेवल के साइंटिस्ट और एक्सपर्टीज़ चलती है, तो मिलिट्री सिक्योरिटी साथ में चलती है। ठीक है, अब कौन सी मिलिट्री वहाँ पर साथ में चल रही है, चेचनियन चल रही है साथ में या रशियन चल रही है, ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं हुई है। दूसरी चीज़, तो एटॉमिक बॉम्ब देना या फिर ये जो कहा जाता है हमने बॉम्ब दिया है, तो वो यही है कि उन्होंने पूरी अपनी फोर्स भेजी है वहाँ पर। अब वो वहाँ पर एग्ज़ैक्टली कहाँ पर ईरान में डेवलप हो रहा है ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है इन्होंने। अच्छा, वो इस्फ़हान और नातांज़ और फ़ॉर्दो जितने भी है साइट्स हैं, ये सब बहुत पुरानी साइट्स हैं, इसका प्रेज़ेंट टाइम से कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है, अब ये लोग स्ट्रक करते रहे हैं उनकी बिल्डिंग्स तो को, वो अगर कोई ज़मीन को। लेना देना नहीं है तो बार-बार उसी पर हमला क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ मीडिया का बायस घुमाने के लिए कि कैसे हम मीडिया का बायस को घुमाएं और कैसे मिडिल ईस्ट और कैसे हम क्योंकि देखिए अगर इजराइल यही दिखाता रहेगा कि आयरन डोम फेल हो गया है तो जो हालात उनके टनल अमेरिका भी में। बड़ा दादा बन रहा है ना, अमेरिका भी कह रहा है हमने तो भैया इनका फॉर्दो नष्ट कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया और सब इनका परमाणु बर्बाद हो गया, लेकिन कोई लीकेज की खबर नहीं आई।
कोई क्षति की खबर नहीं नहीं आई, तो अमेरिका क्या कर रहा है? ये दादा बन रहा है, झूठा दादा बन रहा है क्या? नहीं देखिए, अगर कोई भी खबर ऐसा रेडिएशन होता तो रशिया अपने वहां पर जितने भी वो हैं वो ना टीम को ना भेजता, वो एरिया ही सीज कर दिया जाता अगर रेडिएशन फैला होता वहां पर किसी भी तरह का। तो ये रेडिएशन कोई नॉर्मल चीज तो नहीं होती है, धुआं तो होता नहीं है कि उसको थोड़ा से जरा हवा लगी और वो गायब हो गया, अब फिर बिल्कुल पब्लिक सही जा बात सकती है। आंसू गैस टीयर गैस शेल नहीं है वो कि वहां दागा और फिर उसके बाद लोग जा सकते हैं। तो कोई किसी तरह का रेडिएशन वाकई में लीक नहीं हुआ था, ये बात सच है जो मीडिया में आई थी। और जो इन्होंने जितनी भी एयर स्ट्राइक्स करी थी वो वहां पर खुले में करी थी इन्होंने, वो सिटी से ही 200 250 300 किलोमीटर की दूरी पर थी, और फॉर्दो के विलेज से ही 150 तकरीबन 150 130 किलोमीटर की दूरी पर करी थी। है। अब वो वहां पर करते रहेंगे, वो इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए वो अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो वहां की जो जनता है इसराइल और अमेरिका की, वो इनके ऊपर पूरी तरीके से होने लगी है हावी। फ्रेश एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि तेल अवीव में जो शेल्टर्स बने हुए हैं वहां पर नेतन्याहू की जो फैमिली थी उसको बार कर दिया गया कि आप लोग शेल्टर नहीं लेंगे। ठीक है, एक दूसरी इमेज आती है जिसमें नेतन्याहू की फैमिली मेंबर्स पर वहां के शेल्टर्स वाले जितने भी शेल्टर लिए हुए लोग हैं, वो सेटलर्स जितने भी हैं वहां पर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। बीच में सिक्योरिटी फोर्स आती है तो वो कहती है कि शेल्टर से किसी भी को भगा देना ये क्राइम है, वहां पर इलीगल है शेल्टर में रहना दिया जाए। तो वहां पर जनता में आपसी तनाव बन चुका है, बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है इनकी इन हरकतों की वजह से। दूसरी तरफ अमेरिका में भी वैक्यूम काफी क्रिएट हो चुका है और वहां की सड़कों पर भी जनता है, तो डबल प्रेशर दोनों कंट्री पर इंटरनल अपने ही लोगों का है ना। तो अब दिखाने के लिए कि हाँ तुम क्या कर रहे हो ईरान के लिए, तो ये कर रहे हैं ईरान के लिए कि ये बाहरी आउटस्कर्ट एरिया में दाग रहे मिसाइलें। अब ये ईरान के लिए जब ये ईरान ईरान ने अब रशिया के दिए हुए और चाइना के दिए हुए जो वो थे डिफेंस सिस्टम थे वो इतने ज्यादा तैनात कर रखे हैं कि वो अगर आप देखिए ना गौर से उसको इमेजेस को प्रॉपरली सर्च करके इमेजेस को देखिए तो वो ऐसे जगमगाते हैं जैसे लगता है कि दिवाली का कोई हवाई पटाखा जगमगाता है, हाँ चट चट हाँ चट चट हाँ। करके जल, वो एक भी मिसाइल नहीं छोड़ते हैं इनकी। अब वो मगर वो जो डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ नहीं लगा है, वो आउटस्कर्ट एरियाज पे नहीं लगा हुआ है। शहर को उन्होंने पूरा सीज कर दिया ईरान ने, और वो डिफेंस सिस्टम लगा करके आउटस्कर्ट एरियाज में नहीं है तो वहां भी मिसाइलें दागते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि गल्फ ऑफ ओमान में भी दागेंगे ये मिसाइलें, कह देंगे अच्छा। मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ही उड़ा दिया। मतलब इस तरह की बात मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से स्टेटमेंट्स इनके मतलब हवा में आ रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं अपनी मर्जी से, आकर के बता देते हैं तुलसी गबार्ड गलत है, वहां से आने के बाद कि वो शी इज रॉन्ग, उसने कोई गलत इंटेलिजेंस मेरी रॉन्ग है, आकर के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना एक प्रेसिडेंट के लिए खुद कितनी के बड़ी बात है। सांसद जॉन रिटर जो कि इराक में तैनात हैं, इनके परमाणु के अधिकारी हैं बहुत बड़े, वो खुद कह रहे हैं आईएईए के लोग कह रहे हैं कि ये जो हमला किया है अमेरिका ने इसका कोई मतलब नहीं, कि इससे कुछ निकल करके नहीं आया है। आईएईए भी कह और रहा है कि कोई परमाणु रिसाव नहीं हुआ है। वो उन्होंने तब कहा था जब उन्होंने पहली लाइन ये कही थी कि प्रेसिडेंट ने अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो वहां की पब्लिक एकदम से बेतहाशा फौरन अगेंस्ट में हो जाती है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, एजिटेशन करना शुरू कर देती है, तो फौरन अपने वर्ड्स को पलट देते हैं कि नहीं गलत किया प्रेसिडेंट ने। एक चीज, दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर ईरान की पावर की, तो हम आपको एक चीज थोड़ा सा पब्लिक को हम भी ये चीज जाहिर करना चाहते हैं। देखिए ईरान की मिसाइल चलती हैं, सफर तय करती हैं 1500-1600 किलोमीटर का। ठीक है, इस 1500 से 1600 किलोमीटर में क्या एक भी जगह अमेरिका के कब्जे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। गल्फ ऑफ ओमान में इनके अपने, मेडिटेरियन सी में इनके अपने जहाज लगे हुए हैं नवल शिप के, इराक में इनके एयर बेसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सऊदी अरब में आ जाते हैं तो सऊदी अरब में इनके बेसेस हैं, और उसके बाद आगे का एरिया जो आता है जो कैस्पियन सी है वो उसमें उसके एंड पर इनके नवल शिप्स लगे हुए हैं, वहां पे वॉरशिप्स इनके लगे हुए हैं। अब वो मिसाइल्स का बैराज जो चलता है वहां से, अब आप ये सोचिए कितना पावरफुल है। एक तो इसराइल का आयरन डोम, फिर उसके बाद उनके अपने चारों तरफ से जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वो वहां से उन सब से लड़ता लड़ता आता है, फिर उसके बाद आके गिरता है इसराइल में। कुछ सही बात है। तो ईरान कितना पावरफुल है, देखिए इतने सारे डिफेंस सिस्टम को वो चीरता हुआ आ रहा है, और उसके बाद इसराइल में अगर गिर रहा है तो यानी कि कितने से डिफेंस सिस्टम लगा दिए इन्होंने एक मुल्क के बैराज को रोकने के लिए। अब सोचिए ये एक ईरान का प्रॉक्सी, रशिया का एक तरह से प्रॉक्सी बना हुआ है ईरान इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे, जिस तरह से इससे पहले वाले बल्कि वक्त में सोचने हमास वाली और बात है कि हिजबुल्लाह। जब ईरान
इजराइल तक अपनी मिसाइलें भेज सकता है, इतने घंटों तक सफर करके यहाँ तक पहुंच रही हैं, तो जो पड़ोसी देशों में जो अमेरिका की तमाम एयर बेसेस हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि ईरान इससे पहले धमकी दे चुका है। ईरान ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा अमेरिका करेगा तो हम तबाह कर देंगे, जहन्नुम बना देंगे इनके एयर बेसेस को जो पड़ोसी मुल्कों में है। हाँ, नहीं बात बिल्कुल सही है, और ये किया था उन्होंने, ऐसा इन्होंने किया भी था कि जैसे जनरल सुलेमानी का जब इन्होंने असैसिनेशन किया था अमेरिका ने, और जनरल सुलेमानी को जब इन्होंने टारगेट किया था, तो उसके बाद इन्होंने इराक के जो एयरबेस थे वो उड़ा दिए थे। काफी सारे हमले करे थे इन्होंने इराकी एयरबेस पे, ईरान ने काफी सारे हमले करे थे। तो वो अल्टीमेटम ये है कि अब यूएस तैयार हो जाए रिटेलिएटरी अटैक के लिए। तो उसका मतलब यही होता है कि ईरान अब, जहां तक मुझे अंदाजा है कि ईरान जो अब करेगा वो यूएस के एयरबेसेस पर हमला करेगा। जो आसपास के एरियाज हैं, अब वो अगर यूएस इस चीज के लिए तैयार होगा तो ऑलरेडी तैयार होगा। तो जहां तक कि ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, बीच में सॉरी इंटरप्शन हो गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मगर जो इशू है। अब आप अपनी बात के करिए। अच्छा, एक चीज बताइए, इनकी ओआईसी की मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें ये बात खुलकर तमाम देश कह रहे हैं कि गलत किया अमेरिका को। ये ईरान इजराइल की लड़ाई थी, दो देशों की लड़ाई थी, अमेरिका को ना घुसाने की जरूरत नहीं थी, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन अब यूएन कहाँ पर है? क्योंकि देखिए, ईरान ने भी लेटर लिखा है, ईरान भी बोल रहा है कि ये तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। रशिया भी लगातार बोल रहा है, तमाम पड़ोसी देश साथ हैं इसके, ईरान के। पाकिस्तान ने भी निंदा करी है। तो यूएन कहाँ पर है? देखिए, यूएन का तो अस्तित्व वहीं से ही खत्म होता दिखाई दे रहा था, जिस वक्त सीरिया बर्बाद किया जा रहा था, जिस वक्त फिलिस्तीन बर्बाद किया जा रहा था, और मिलियंस में बॉडीज निकल रही थी, मिलियंस में। अगर इन मुल्कों को दोनों को हम जोड़ लें और इससे पहले वाले मुल्कों को भी जोड़ लें तो मिलियंस में बॉडीज थी। तो यूएन चार्टर एक तो था, एक जेनेवा कन्वेंशन भी इन्होंने बनवाया था, बाद में ये सारे चार्टर्स को उठा करके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जोड़ दिए थे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो जजेस थे, जो चीफ जस्टिस थे, वो उनका कहीं आता पता नहीं दिख रहा है। जबकि ह्यूमैनिटेरियन लॉ में क्लियरली ये मेंशन है, साफ तौर पर खुले अल्फाजों में मेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स में कौन से वेपन्स यूज करे जाएंगे, कौन से आर्सेनल यूज करे जाएंगे, और कौन से डायलॉग यूज करे जाएंगे, और वॉर में कौन से डायलॉग्स और कौन से वॉरशिप्स और कौन से आर्सेनल यूज करे जाएंगे। ठीक है, अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का तो कहीं पता नहीं है दूर दूर तक। जब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन का लॉ का पता नहीं है, मैं आपको बताऊं, टोटल 47 प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, जो कि इंक्लूडिंग अमेरिका से लेकर के मिडिल ईस्ट तक की प्रोसीडिंग्स हैं। सारी फाइल्स को डंप पड़ी हुई हैं, और वो उनको कोई चेक नहीं करने वाला है अभी तक के। एक भी फाइल की हियरिंग नहीं हुई है। हम आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर, आईसीजे पर आ जाते हैं। आईसीजे में जितने भी स्टेटमेंट्स इशू हुए थे, वो सारे स्टेटमेंट्स का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है मौजूदा हालातों से। इन्होंने पहले, इनके पास रिपोर्ट ये सारी पहुंच चुकी थी कि इस तरह के हालात बनेंगे आगे चल करके, और वॉर अगर एस्केलेट होती है तो इन मुल्कों में जाएगी। उसके बावजूद भी इन्होंने इसराइल के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया था, ना ही अमेरिका के ऊपर कोई भी इन्होंने टिप्पणी जड़ी थी उस वक्त, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का दबाव था। जहां तक आज वर्ल्ड कोर्ट के जस्टिस आते हैं, वर्ल्ड कोर्ट के जस्टिस आकर के एक स्टेटमेंट हवा में इशू कर देते हैं कि आकर के कि इजराइल जो कर रहा है वो इलीगल क्राइम्स हैं, वो क्राइम्स हैं और वो इलीगल है। जो यूएस ने स्ट्राइक करी है वो भी इलीगल है। आज आकर के ये बात कह देते हैं, मगर इसको रिपोर्ट में लगा करके और कोई भी सैंक्शन के तौर पर या कोई भी ऑर्डर बेसिस पर कोई इशू नहीं करते हैं। मीडिया इस चीज को लेकर के ओट हो जाता है, मगर बारीकी से देखिए तो ना तो कोई ऑर्डर है इसका, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई ऑर्डर नहीं है, आईसीजे का कोई ऑर्डर नहीं है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कोई ऑर्डर नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यूनाइटेड नेशन चार्टर्स का कोई भी ऑर्डर नहीं है। जो जेनेवा कन्वेंशन इन्होंने पहले किया था 1949 का, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं से इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है किसी भी चीज में। तो सिर्फ क्या चल रही है कि किसका सिक्का भारी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आगे कर रहा है, जो चीजें आगे जो भावी पढ़ पा रहा है वो पढ़ रहा है और वो चलता जा रहा है। अभी फिलहाल मौके पर ईरान भारी है इजराइल के ऊपर, तो ईरान पर तो इजराइल चल रहा है इस वक्त इजराइल को, क्योंकि इजराइल दो तरफ से चीजें कर रहा है। अब देखिए मीडिया ज्यादातर जो खबरें दिखा रहा है वो ईरान और इजराइल की दिखा रहा है।
आज इधर 2 दिन में 48 घंटों में 200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं शती कैंप्स में, और शती कैंप्स में, जबलिया के कैंप्स में फ़िलिस्तीन में, जिसमें 56-57 बच्चे हैं छोटे-छोटे। उनके बारे में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कोई अभी फाइल को प्रोसीड किया गया, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक कम्युनिटी ने इस प्रोसीडिंग को आगे किया कि अब यही सीन सिचुएशन ईरान और इज़राइल के बीच में होने वाली है कि जो लाइफ लॉस होने वाला है, लाइफ लॉस का होने वाला है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, उस प्रोसीडिंग को नल एंड वॉइड करके और किनारे कर दिया गया है। तो देखिए कोर्ट्स का तो कहीं से कहीं तक मुझे कोई भी अभी सीन और सिनेरियो दिख नहीं रहा है दूर-दूर तक कि कहीं से कहीं तक इनके भी कोई रोल है, अभी प्रेज़ेंट टाइम में, और आगे भी नहीं दिखता है मुझे कि आगे भी इनका कोई रोल रह जाएगा। यूनाइटेड नेशन बैठा ज़रूर है। अब जब रशिया ने ये कह दिया है कि वो ईरान की मदद करेगा, ईरान को परमाणु बम देगा, तब आप इस लड़ाई को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अगर रशिया ने इनको परमाणु बम देने का मतलब ये है कि वहाँ पे प्लांट का विकसित करना, वहाँ प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग कराना, एटॉमिक एनर्जी के नाम पर। हाँ, बिल्कुल, ये वहाँ पर पूरा अपना आर्सेनल पूरा स्टॉक पाइल बनाना, पूरा क्रिएट करना और बाकायदा। तो देखिए, ये सब तो क्लियर हो गया है ना कि वर्ल्ड वॉर होगी। तो रशिया भी प्रिपरेशन कर रहा है, ईरान को प्रिपेयर कर रहा है, ईरान लीड कर रहा है यहाँ पर इस वक़्त उसकी वॉर को, रशिया की वॉर को ईरान लीड कर रहा है मौजूदा हालात में। आगे चल कर के हालात कहाँ से चले जाएँगे, देखिए मेडिटेरेनियन सी जो है वो ऑलमोस्ट हूथीज़ के रडार पे रहता है। इनका जो यमन के जो हूथी ग्रुप है उसका, ठीक है? वो एक तरह से प्रॉक्सी ग्रुप कहलाता है वो ईरान का, ठीक है? हिज़्बुल्लाह, हमास भी जैसे प्रॉक्सी ग्रुप था, तो हूथीज़ भी इनका प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का। ठीक है, ये रडार पे रहता है पूरा मेडिटेरेनियन सी खाली। हाँ, रेड सी भी इनके रडार पे रहता है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें तो बढ़ चुकी हैं। बीच में थोड़ी-सी चीज़ें वो रह गई हैं जो बीच के साइज़ के जो मुल्क हैं और जो मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क रह गए हैं, और कुछ ईस्ट एशिया के और मिडल ईस्ट एशिया के कुछ मुल्क हैं जो रह गए हैं। वो अपनी एक बार लास्ट अपना रणनीति बता देंगे कि वो किस साइड है और किस पल्ले में है। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, अगला अब ईरान जो रशिया जो स्टेप लेगा, देखिए वो तेल अवीव और हाइफ़ा है। ये मैं फिर से बता दूँ कि हाइफ़ा के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे अटैक करेगा, तो सबसे ज़्यादा अगर वहाँ फ़ोर्डो में तो कोई रेडिएशन नहीं हुआ था, मगर यहाँ पर बायोलॉजिकल रेडिएशन होने का खतरा बहुत बड़ा होगा। देखिए बायोलॉजिकल रेडिएशन जो होता है वो वायरस से रिलेटेड होता है और बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। ये बीमारियाँ पैदा करते हैं, जबकि यूरेनियम जो डिज़ास्टर पैदा करता है। ठीक है, न्यूक्लियर जो वो डिज़ास्टर पैदा करता है। देखने वाली बात ये है कि अगर वाक़ई में स्टक करेंगे ये बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स जो है इज़राइल में, ठीक है? तो एक बाहरी तबाही आएगी और उससे पैंडेमिक होने का खतरा हो सकता है आगे हो। क्योंकि जैसे अभी एक कोरोना फेस कर ही चुका है वर्ल्ड पूरा, तो अब वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अगर ईरान दोबारा से अटैक करता है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से करता है और क्या करता है और उससे क्या क्षति होगी, क्या हानि होगी, ये भी देखने वाला है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया उरुस खान जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।